फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये एक त्रिभुज है, नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। कहते इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को मिलाने के लिए एक रेखाखंड अगर खींची जाए तो ये जो ए बी भुजा है, ये ए सी भुजा है और ये बी सी भुजा है। ये तीन भुजाओं में कोई भी दो भुजा को काटते हुए एक रेखाखंड हम खींचेंगे। मान लीजिए ये ऐसा मैंने एक रेखाखंड खींचा जो ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। और जैसे ये दोनों भुजाओं को मिलाने के लिए रेखाखंड खींचेंगे, ये भुजा जो डी है वो तीसरी भुजा यानी बीसी का समांतर हो जाती है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो डी बिंदु है और ये जो ई बिंदु है, ये ए बी भुजा को और ए सी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। तो यहां से हम मान सकते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर बीसी दिया है। ये चीज हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध कि सिद्ध हमें करना है एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। यहां से हम रचना ले लेंगे। रचना में हम बी से ए पर लंब खींचेंगे, यहां से एम नाम लगाएंगे और उसी तरह ये बिंदु ई से एडी पर लंब खींचेंगे। ये 90 डिग्री है, ये भी यहां 90 डिग्री है। इसका नाम हम रखेंगे एन। उसी तरह फिर बी को यहां से मिला लेंगे और यहां से डी से सी तक मिला लेंगे और रचना में हम लिख लेंगे। यहां से रचना में लिखेंगे ई एन, ये जो ई एन है वो एडी पर लंब खींचे, ई एन लंब एडी तथा डीएम लंब एई खींचा तथा बीई और सी डी को मिलाया। ये हमने रचना में किया। अब यहां से हम लोग प्रमाण लिख लेंगे। प्रमाण देकर अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में यहां से हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार। यहां से हम AD को आधार लेंगे और ऊंचाई है इसका EN। उसी तरह त्रिभुज BDE में DB को हम हाफ इंटू ये जो DB है इसको हम आधार मानेंगे और ऊंचाई EN होगी। ऊंचाई EN AD के लिए भी है और ऊंचाई EN आधार DB के लिए भी है। यहां से हम हाफ हाफ कैंसिल कर लेंगे, EN से EN कैंसिल करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर AD बाय DB। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। अब त्रिभुज ADE तथा CDE में यहां से भी हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर लेंगे हाफ नीचे लेंगे हाफ इंटू और ऊंचाई वही है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगी, DM से DM कैंसिल हो जाएगी। तो हम आगे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर हो जाएगी AE बाई EC। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। परंतु हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होती हैं। तो त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि डी और BC दो समांतर रेखा है। इन दो समांतर रेखा के बीच BDE एक त्रिभुज है और CDE एक त्रिभुज है। तो BDE का जो क्षेत्रफल होगा CDE का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने दोनों त्रिभुज हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्योंकि BDE और CED ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो यहां से आगे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
जहां सी डी ई है उसके जगह हम रखेंगे बी डी ई को। बी डी ई बराबर हो जाएगी ए ई बाई ई सी, और इसको हम इक्वेशन 3 रखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से देख सकते हैं समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर ए डी बाई डी बी, और समीकरण 3 में देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर ए ई बाई ई सी। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों में देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट जब इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, और यही जो है हमें इस प्रश्न में प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, और बगल में एक केबल टावर यानी एक टावर है, मोबाइल टावर या केबल टावर, एक बगल में टावर है। तो ये जो भवन है ये भवन का छत है। इस छत से इस केबल टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया है, और इसी छत से जब इस टावर का हम पाद बिंदु को देखते हैं यहां से ऐसे, तो यहां से जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण होगी, और वो हमें दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी इस बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इस बिंदु से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, यहां से सी बी, और इसका नाम रखेंगे हम ई। तो हमें ई से सी तक या सी से ई तक की ऊंचाई पूरा मालूम करना है। तो ए बी यानी भवन की ऊंचाई हमें दे रखा है 7 मीटर, यानी यहां से यहां तक ये 7 मीटर है। तो भवन इधर भी 7 मीटर होगी, तभी ये 7 मीटर है। हमें पूरी सी से ई तक की ऊंचाई ज्ञात करना है जो टावर है। यहां से ये 90 डिग्री, यहां से इधर 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज हमें मालूम है कि अगर ये भवन है तो भवन का ये तल है यानी फ्लर है, फर्श है, और ये उसका छत है। तो भवन के नीचे जो नीचे वाला भाग होता है फर्श, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वही उसके छत की लंबाई चौड़ाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बीसी की लंबाई होगी वही एडी की लंबाई होगी। जमीन छत की लंबाई के बराबर होती है। तो यहां से हम मान के चलेंगे कि माना सीई बराबर केवल टावर है, ये टावर है, तथा ए बी भवन है। ए बी बराबर भवन जो कि 7 मीटर है ऊंचाई में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में टेन थीटा पे लेंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, टेन थीटा होती है पी बाई बी। अगर ये 90 डिग्री तो इधर वाले कर्ण हो जाएंगे, थीटा के सामने वाले को हम पी बोलते हैं और नीचे वाले को बी यानी आधार। तो टेन थीटा होती है पी बाई बी, तो ये पी और ये बी, यानी हम कह सकते हैं ये ए बी और ये होगा बी सी।
tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो हम 1/1 ले लेंगे, इक्वल्स टू AB का वैल्यू हमें 7 दिया है तो यहाँ से हम 7 लिख सकते हैं, BC हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो BC 1 जा BC, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, यानी ये BC जो है वो 7 मीटर है, 7 मीटर आया BC। यहाँ से हम BC को 7 मीटर लिखेंगे। BC अगर 7 मीटर है तो AD भी 7 मीटर होगी, क्योंकि BC जमीन है तो AD छत है, तो यहाँ से इसको भी हम बोल सकते हैं ये 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan थीटा होती है P/B, ये 90 है तो इधर वाला कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला P, तो P/B यानी P होगा हमारा DE और आधार होगा AD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, हम नीचे 1 मान लेंगे, यहां से लेंगे DE और AD का वैल्यू हमारे पास है 7, तो यहां से 7 ले लेंगे, इधर गुणा करेंगे D1 जा DE, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 √3, तो जो DE का वैल्यू आया वो आया 7 √3 मीटर। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, CE की ऊंचाई, तो यहां से लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं CE। CE और ये जो C है वो CD और DE से मिलकर बना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि CD प्लस DE। CD का वैल्यू हमारे पास है 7 मीटर, यहां से हम 7 लिख सकते हैं, और DE है हमारे पास 7 √3, 7 √3, यहां से आगे लिख लेंगे, यहां से तो CE बराबर C यानी टावर की ऊंचाई, CE बराबर ये 7 √3 प्लस 7, दोनों से हम 7 कॉमन ले लेंगे, इसका 7 कॉमन होगी तो √3 अंदर में लिख लेंगे, ये 7 कॉमन हुआ है तो वहां पे 1 लिखेंगे, यानी जो CE टावर की जो ऊंचाई है वो 7 × √3 प्लस 1 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 cm और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक अर्धगोला है हमारे पास, ऐसे एक अर्धगोला दिया गया है और इस अर्धगोला के ऊपर एक बेलन रखा गया, खोखला बेलन, तो इसके ऊपर एक इस तरह से एक बेलन हम बना लेंगे, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है और इस पूरा एक बेलन और अर्धगोला को मिला करके एक बर्तन बनाया गया है। तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में हमें कि अर्धगोले का व्यास, तो हम यहां से लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास को हम D से दर्शाते हैं, यानी अर्धगोले का व्यास यानी D 14 cm दे रखा है क्वेश्चन में, तो जब हमें D मालूम है तो हम त्रिज्या यानी R निकाल सकते हैं, D का आधा होता है त्रिज्या, तो 14/2 इसको कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगी, यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से इधर भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अर्धगोले का केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या सभी 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोले की ऊंचाई सेम होती है, तो यहाँ से इधर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर,
इसको हम चाहे अर्धगोला का ऊंचाई बोले चाहे उसकी त्रिज्या बोले 7 सेंटीमीटर, जबकि हमें इस पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखा है 13 cm, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे रखा है इस बर्तन का पूरा ऊंचाई। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई यानी h पूरा बेलन और अर्धगोले को मिला के 13 सेंटीमीटर ऊंचा है। वहां से अर्धगोला की ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। 13 में से 7 अगर अर्धगोले का है तो बाकी 13 से 7 घटा देंगे तो 6 जो होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो यहां से हम निकल सकते हैं बेलन की ऊंचाई पूरा 13 में से अर्धगोले की 7 को अगर हम त्रिज्या को माइनस कर दें तो 6 सेंटीमीटर। यहां से हम बोल सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर जो है ये बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और अर्धगोला और बेलन एक ही जगह जाके एक दूसरे से आधारोपित है, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी, जो अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है वो बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोले का पहले निकाल लेंगे हम लोग। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होगी 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का 4 पाई आर स्क्वायर तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 इंटू पाई के लिए 22/7 लिखेंगे और आर का स्क्वायर, तो आर हमारे पास 7 है तो 7 स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार लिख लेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी तो यहां से गुणा करके हम लिख सकते हैं 22 दूनी 44 और 44 साते 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम बेलन का निकाल लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहां से वैल्यू 2 पाई के लिए लिखेंगे 22/7, आर के लिए 7 और बेलन की ऊंचाई है 6। बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। 7 से 7 हम कैंसिल कर लेंगे तो 22 दूनी 44, 44 गुना 6, 44 गुना 6 हो जाएगी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम प्राप्त कर लिए। अब हमें इसका, इस बर्तन को, पूरे को एक बर्तन बोला गया है तो बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन, तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे। एक का आया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का आया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 है तो अज्ञात बारंबारता x ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता दिया है 5, 8, x, 12, 7 और 8। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, हमें दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। उसके बाद हमें दे रखा है इसका बारंबारता
बारंबारता हमें दिया है 5 8 x 5 8 x 12 7 8 12 7 और 8 ये हमें बारंबारता दे रखा है। तो यहां से हम निकाल लेंगे बारंबारता को हम f1 से दर्शाते हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे x1। x1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 को 2 से भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगी। इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 60 हो जाएगी, 20 40 60, 60 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा करेंगे तो ये होगी 30। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 60 और 40 100, 100 का आधा 50, आधा का मतलब 2 से भाग देना है। तो देख सकते हैं 10 से 30 तक 20 बढ़ा, 30 से 50 तक 20 बढ़ा, तो यहाँ से और 20 बढ़ाएंगे तो ये 70 हो जाएगी, यहाँ से और 20 बढ़ाएंगे तो ये 90 हो जाएगी, यहाँ से 20 बढ़ाएंगे तो ये 110 हो जाएगी। ऐसे भी हम इन दोनों को जोड़ के देखते तो इनको 220 होता है, 220 का आधा 110, इन दोनों को जोड़ते 180, 180, 180 का आधा 90। तो ऐसे या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देके निकल सकते हैं, या कितने के डिफरेंस में जा रहा वो करके भी हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग f1 और x1। इस घर में इन दोनों को गुणा करके लिखा जाएगा, तो 10 5 50, यहाँ लिखेंगे 50। उसी तरह 3 8 24, यहाँ से लिखेंगे 240। फिर यहाँ 50 से x गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगी 50x। फिर इन दोनों 12 7 84, तो ये हो जाएगी आपका 840। फिर 9 7 63 यानी 630, और यहाँ 11 8 88 यानी 880। तो हमें इस टेबल से वर्गचिन्ह यानी x और f1 x1 सब हमें प्राप्त हो गई। अब यहाँ से हम जोड़ कर लेंगे। पहले तो ये बारंबारता को जोड़ेंगे, ये टेबल हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये टेबल हमें दे रखा है। तो यहां से हम बारंबारता को जोड़ेंगे, और बारंबारता का योग को हम बोलते हैं सिग्मा f1, और इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। तो यहाँ से इनको हम जोड़ लेंगे 5 8 x 12 7 और 8, इनको जोड़ेंगे तो x को छोड़ देंगे क्योंकि x ABCD परिवार का है, और बाकी 5 8 12 7 और 8 ये जो है प्राकृतिक संख्या का परिवार है। तो x को छोड़ के बाकी सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगी आपका 40, प्लस में x को अलग से जोड़ लेंगे। उसी तरह यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ होगी सिग्मा f1 x1, इनको जोड़ लेंगे इन सबको। यहाँ से ये 50x को छोड़ देंगे क्योंकि ये ABCD परिवार का है, तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो ये होगी 2640 प्लस 50x। अब यहाँ से हम माध्य निकाल लेंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला होती है सिग्मा f1 x1 बाय सिग्मा f1। माध्य हमें प्रश्न में दे रखा है, माध्य दिया है 62.8, क्वेश्चन में ही दे रखा है, और सिग्मा f1 x1 है हमारे पास 2640 प्लस 50x, और सिग्मा f1 का वैल्यू हमें दे रखा है 40 प्लस x। तो यहाँ से हम लेंगे 40 प्लस x, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम लगाएंगे 1 0। फिर यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से इधर गुणा कर लेंगे 6 to 8 के साथ गुणा करेंगे 40 प्लस x को, और इधर क्रॉस गुणा करेंगे 10 के साथ 26 40 प्लस 50x को, इधर गुणा कर लेंगे। अब 628 को 40 से गुणा करेंगे तो पहले एक जीरो आएगी, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूने 8 3 11 हासिल 1, 6 4 24 और 1 25। फिर 628 को x से गुणा करेंगे तो होगी 628x बराबर 10 को इससे गुणा करेंगे तो 26400, 10 को इससे गुणा करेंगे तो 50 10 से 500x। फिर ये 628x की ओर लेकर आएंगे, ये 500x को उधर 26,400 की ओर ले जाएंगे, इसको माइनस करके
25,120 को। फिर यहाँ से अब 628 से 500 अगर हम माइनस करेंगे तो 128x हो जाएगी, बराबर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब 26,400 से 25,120 को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 0 से 0, यहाँ से आएगी 8, और 3 से 1 घटाएंगे तो ये 2 आएगी, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगी। तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं, ये 1280 का और ये गुणा है 128, जाके भाग हो जाएगी 128। ये 10 बार में यहाँ से कट जाएगी, 128 10 से 1280 यानी ये 10। जो x का वैल्यू हमें प्राप्त करना था वो x का वैल्यू 10 आया, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है।